हेलो एवरीवन, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज मैं आपके साथ एसे राइटिंग का एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जिससे अक्सर बच्चे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि एक फिक्स टेम्पलेट याद कर लो, हर एसे में वो ही यूज़ करो। लेट मी टेल यू बच्चे, एसे राइटिंग में टेम्पलेट्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ की बिना लॉजिक के ब्लाइंड फोल्डेड हेल्प लेना एग्जाम में काम नहीं आता है। शुरू करेंगे बेसिक से, स्कोरिंग से, रूल से और फिर टेम्पलेट डिस्कस करते हैं। एसे राइटिंग सीक्वेंस में अगर बात की जाए, पेपर का 7th क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीकिंग के 5 क्वेश्चंस के बाद राइटिंग का पहला समराइज रिटन टेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है एसे राइटिंग। यूजुअली इन द एग्जाम यू कैन गेट either 1 or sometimes 2 essays। हर एक एसे को करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट को 2 एसेज आ गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 40 मिनट्स का टाइमर मिलेगा। आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइम दिया होता है, ये इंडिविजुअल टाइम्ड क्वेश्चंस है। तो अगर एक एसे आएगा तो 20 मिनट मिलेंगे, और अगर 2 एसेज आए एग्जाम में तो फर्स्ट एसे के 20 मिनट्स अलग मिलेंगे, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट एसे के 20 मिनट्स अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। बात करते हैं स्किल्स कौन सी असेस होती है। एसे राइटिंग का स्कोर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही अपने स्कोर्स कंट्रीब्यूट करता है। और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो राइटिंग का स्कोर, एसे राइटिंग का स्कोर बनाते हैं। एक एसे 15 पॉइंट्स का होता है बच्चे, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्लियरली कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम योर कंटेंट टू फॉर्म, ग्रामर, स्पेलिंग्स, रिटन डिस्कोर्स, ये सब चीजें मिलकर ये 15 पॉइंट्स बनाती हैं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि एक एसे को लिखने के लिए टाइम तो 20 मिनट मिलता है, लेकिन जो आपकी वर्ड लिमिट है वो होती है 200 to 300 वर्ड्स। 200 से 300 का मतलब है 201 लिखो, 299 लिखो, पूरा 300 लिखो। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपने 200 से एक भी वर्ड कम या एक भी वर्ड ज्यादा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपके फॉर्म पे जो 2 पॉइंट्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। एक वर्ड भी कम ज्यादा होगा तो फॉर्म में से -1 हो जाएगा। और अगर बाय चांस कोई बच्चा लेस देन 120 वर्ड्स या मोर देन 380 वर्ड्स लिख देता है एग्जाम में, तो उस कंडीशन में फॉर्म पे आप स्कोर करते हैं 0। और एसे राइटिंग में अगर फॉर्म पे 0 आ गया तो पूरे के पूरे एसे में 0 ही होगा। सो डू नॉट पुट योरसेल्फ ऑन एनी काइंड ऑफ रिस्क। प्लीज ध्यान रखें, 200 से 300 वर्ड्स के बीच में ही आपने अपना एसे कंप्लीट करना है। जो आपको प्रॉम्प्ट लेंथ मतलब जो क्वेश्चन आता है वो कितना का लेंथ हो सकता है, 2-3 सेंटेंसेस का, कई बार 4 सेंटेंसेस तक का भी क्वेश्चन बनाता है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि किस बारे में बात कर रही है। जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट इनडायरेक्टली मोल्ड होके भी आ जाती है। अगर पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के उसे समझेंगे नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा ये स्टेटमेंट किस बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट पैरामीटर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है टाइम टू आंसर। हमने पहले ही बात की 20 मिनट हर एक एसे के लिए, और इन क्वेश्चंस में टाइम बचाने का कोई फायदा नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बहुत टेम्पलेट अच्छे से याद किया होता है, एसे के पॉइंटर्स भी हमने डिस्कस किए होते हैं, ऐसे 13 मिनट्स 14 मिनट्स में कई बच्चों का उससे भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। देन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे प्रेस नेक्स्ट कि 15 मिनट में हो गया, अब आगे चलो। बिना प्रूफ रीड के आपने आगे नेक्स्ट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट जो स्टेप आपकी स्क्रीन पे है दैट इज योर स्कोरिंग विच सेज पार्शियल क्रेडिट। पार्शियल क्रेडिट का अगेन मतलब ये है कि जिस पैरामीटर पे आप स्कोर अच्छा करते जाएंगे, स्पेलिंग सही है तो स्पेलिंग में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, कंटेंट एसे रिलेटेड लिखा है तो कंटेंट में 3 आ जाएंगे, वर्ड लिमिट फॉलो की है तो उसमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब जौन सा पैरामीटर अच्छा होगा उन पैरामीटर्स पे स्कोरिंग 3 या 2 पॉइंट स्केल पे होती रहेगी। टोटल एसे 15 पॉइंट्स का होता है। So now we will move on to certain tips that you have to keep in mind while you are attempting your essay. सबसे पहली टिप
जो बहुत ही ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अब बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है कि वर्ड लिमिट कितनी है, 200 to 300 की वर्ड लिमिट सर्टेन है और ये हमेशा आपके दिमाग में सेट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड लिमिट को फॉलो करने से आप पूरे 2 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट यू रीड द टॉपिक और उसके बाद ये समझने की कोशिश करो कि ऐसे टाइप कौन सा है। क्या ऐसे मेरे से कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, मेरे से सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट कर रहा है, या ऐसे मेरे से किसी चीज़ के फायदे पूछ रहा है, या हो सकता है नेगेटिव में ऐसे आए कि किसी चीज़ के बहुत सारे नुकसान है और ऐसे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसके नुकसान को डिस्कस करें। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू यूज एकेडमिक लैंग्वेज। कॉन्ट्रैक्शंस यूज करना, अनअकैडमिक वर्ड्स यूज करना इज नॉट एट ऑल गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स एज फार एज योर पीटी टेस्ट इज कंसर्न्ड। मूविंग अहेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस। बुलेट पॉइंट्स के कोई स्कोर नहीं मिलने वाले हैं। बहुत से बच्चे छोटे छोटे ब्रीफ सेंटेंसेस याद कर लेते हैं और वो ऐसे ही लिखाते हैं एग्जाम में कि प्रॉपर पॉइंट को ग्रामेटिकली सही नहीं करा, बस जितना कीवर्ड्स थे वो लिख दिए। ऐसे राइटिंग में ऐसे स्कोर नहीं आप फेच कर पाओगे। द नेक्स्ट टिप इज दैट यूज करेक्ट फ्रेजेस, कंसाइज पैराग्राफ्स। क्लियर एंड कंसाइज पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि जैसे आपने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का फ्रेम करा है, तो इंट्रोडक्शन को प्रॉपरली टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ करो जिसमें आपका बॉडी पैराग्राफ 1, जिसमें जो भी ऐसे आपसे सपोजिंगली अगर आपसे ऐसे एडवांटेजेस पूछ रहा है तो उसमें एडवांटेजेस दो। पैराग्राफ 2 में भी और एडवांटेजेस दीजिए अगर वन साइडेड अटेम्प्ट है तो। और लास्ट पैसेज में पैराग्राफ में आपने अपना कंक्लूजन देना जरूर है। डिवाइड अप एन एसे इनटू प्रॉपर 4 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन फॉलोड बाय द कंक्लूजन। नेक्स्ट थिंग इज यूज करेक्ट स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स का ध्यान जरूर रखें। गलत स्पेलिंग्स, जल्दी में टाइप करने के टाइपिंग एरर्स, इन सब से मार्क्स डिडक्ट होंगे। स्पेलिंग अमाउंट्स फॉर टोटल 2 पॉइंट्स। आपको स्पेलिंग आते नहीं थे या आपने लिखे तो सही, आपको आते तो सही थे, पर टाइपिंग करते हुए बाई चांस फिंगर डबल प्रेस हो गई, ज़्यादा तेज प्रेस हो गई, वर्ड डबल टाइप हो गया, गलती से स्पेस बार दब गया। सो ये सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जो आ जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल सच लिटिल थिंग्स, क्योंकि हर छोटी छोटी गलती मार्क्स डिडक्ट करवा जाती है। नेक्स्ट यू से पंक्चुएशन का मार्क, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा की जरूरत है, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक रनिंग लाइन लिख दी, पूरा पैसेज एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड सेंटेंस। और बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया है, लेंथी सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 3-3, 4-4 आइडियाज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल आइडियाज से प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो आधी बार जितना लेंथी सेंटेंस बनाओगे आप ग्रामर ही गलत कर जाते हो मोस्टली, और दूसरा कई बार आपस में 2 पॉइंट्स का कोरिलेशन नहीं डेवलप कर पाते, आपस में तालमेल नहीं फिक्स होता। एक पॉइंट पे कुछ और बात कर रहे हो, सेम ही सेंटेंस में कुछ और पॉइंट दे रहे हो। सो अगर आपको मल्टीपल आइडियाज देने हैं तो प्लीज शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, एक सेंटेंस को फुल स्टॉप की मदद से खत्म करो और फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट सेंटेंस पे दो, ताकि आइडियाज क्लियरली डिफाइंड हो, कोरिलेशन प्रॉपर सेट हो पाए और मिसमैच या डिसजॉइंटेड सेंटेंसेस ना लगे। Moving for the few other things like your point says always proofread। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे 10 मिनट में ख़त्म हो गया, 12 मिनट में, 15 मिनट में ख़त्म हो गया, नेक्स्ट प्रेस कर दिया, देयर इज एब्सोल्युटली नो हरी। क्योंकि ये जो आप टाइम सेव करके नेक्स्ट प्रेस कर दोगे, ये टाइम आपको कहीं नहीं मिलने वाला। 20 मिनट्स में से अगर आप अपना इससे 15 मिनट्स में भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो जो आपके पास 5 मिनट बचते हैं बच्चे, वो आपको किसी और मॉड्यूल में हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे राइटिंग के बाद रीडिंग का सेक्शन है तो 5 मिनट बचे हुए वहाँ मिल जाएंगे। ऐसा कुछ हो तो हमें हरी करने का फायदा है, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सो जो 20 मिनट्स मिले हैं उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करिए एक अच्छा आंसर फ्रेम करने के लिए। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके नॉर्मल एरर्स हुए होंगे
कोई स्पेलिंग का एरर है, कोई ग्रामर का एरर है, कहीं पे आप फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना भूल गए, कॉमा के बाद स्पेस देना भूल गए, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं करा है पहला अल्फाबेट। सो ये सारे एरर्स, कोई प्रॉपर नाउन लिखा है उसको कैपिटल करना रह गया, ये सारे एरर्स कैसे पता चलेंगे? जब आप प्रूफ रीडिंग करेंगे। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टिप, प्रूफ रीडिंग तो सब कर लेते हैं, बहुत से बच्चे सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उनका ध्यान स्क्रीन पे नहीं होता। आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या चल रहा होता है? जो आप याद करके गए हो, जो टेम्पलेट जिसको आप बेस फॉर्म को याद करके गए हैं, सो दिमाग में वो चलता रहता है। आंखें होती ज़रूर स्क्रीन पे है पर ध्यान स्क्रीन पे नहीं होता। मार्क माई सजेशन, प्लीज़ कभी भी टॉप टू लास्ट चेकिंग नहीं करोगे, हमेशा लास्ट सेंटेंस से शुरू करो। हम जब टाइप करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं और ऊपर से नीचे तक आते हैं शीट पे, लेकिन जब हम प्रूफ रीडिंग करेंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चेक करेंगे और राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, यानी कि जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है मैं उस तरफ से शुरू करूंगी, फिर अगली लाइन में राइट टू लेफ्ट आऊंगी। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ड्स को उल्टा पढ़ना शुरू करते हो ना तो आपकी नज़र पूरे वर्ड पे जाती है, आपको पढ़ना ही पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज आप वर्ड गेस ही नहीं कर पाओगे आपने लिखा क्या है। उससे फ़ायदा क्या होता है? ये जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल एरर्स या जो आपके स्पेशली स्पेलिंग एरर्स हैं, ये बहुत ईजिली कैच हो जाते हैं। कोई टाइपिंग एरर है, कहीं स्पेस देनी रहेगी, कहीं पे डबल स्पेस आ गई, पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होगी। सो जब आप बैक एंड फोर्थ चेक करेंगे तो ये एरर्स बहुत क्लियरली एविडेंटली नज़र आ जाते हैं। सो आई होप इन सारे तरीकों से आपको बहुत हेल्प होगी। मूविंग अहेड नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एसे जिसे अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं कि ये तो ज़रूरी है ही नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक एसे, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कि हमें एक चीज से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आप अपने सुझाव दीजिए, सॉल्यूशंस दो, सजेशंस दो, एडवाइस दो, या लैंग्वेज वर्ड करके कह देगा सजेस्ट सम मेजर्स टू कॉम्बैट दिस इशू, टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। अगर मैं पूरा का पूरा टेम्पलेट ही घर से याद करके जाती हूँ और वो सारा वन साइडेड पॉजिटिव चल रहा है, my vocabulary, my content is never going to match the question that is being asked in the exam. जो सवाल पूछा जा रहा है वो कह रहा है प्रॉब्लम है, सुझाव दो। आप कहीं जा रहे हो एफिशिएंट है, हेल्पफुल है, इजी है, कंफर्टेबल है, तो जो चीज़ खराब है वो इजी, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट कैसे हो सकती है? ये बहुत सारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर वो रिलेट कर पाएंगे अपने टेम्पलेट से, जिन भी बच्चों ने ये सिंगल टेम्पलेट याद किया हुआ है। बस इजी, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, डेडिकेशन, परसिवरेंस, 5-7 अच्छे कंटेंट वर्ड्स याद कर लिए एंड यू थिंक यू विल विन द गेम। कंटेंट पे बच्चे वोकैबुलरी पे कैसे मैच खाओगे? एस्से की जो आपका एस्से का स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लमैटिक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, सुझाव मांग रहा है, इजी, कंफर्ट, कन्वीनियंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही। इसीलिए प्रॉब्लमैटिक एस्से का मैं एक टेम्पलेट अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगी और हम देखेंगे कि कम मटेरियल से और थोड़े से अपने लॉजिकली अपने ब्रेन्स यूज करके हम इजीली अपना आंसर अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे टेम्पलेट क्लियरली देख पा रहे हो, प्रॉब्लमैटिक एस्से है, सबसे पहली हेडिंग दी हुई है इंट्रोडक्शन की। एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये जो मैंने हेडिंग्स दी हुई है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड कंक्लूजन, आपने एग्जाम में ऐसे हेडिंग्स नहीं देनी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हमने कैसे हर एक पैराग्राफ को क्लियरली डिफाइन कर देना है, कि एक आइडिया हमने पहले पैराग्राफ में बता देना है कि हमें ये टॉपिक आया, हम इसके बारे में ये विचार प्रेजेंट करने वाले हैं, ये थॉट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में प्रॉब्लम क्या है, why exactly is this problem and why usually does this exist, ये हमने बताना है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 में we are going to give or present certain solutions to it, कि इसके सुझाव क्या है। हमने मान लिया प्रॉब्लम है और इन फैक्टर्स, रीजंस की वजह से है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और लास्ट में हम सारी बातें कंक्लूड कर देंगे अपने कंक्लूजन के पैराग्राफ। So, जैसे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहली लाइन में आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक में आपने अपने एस्से का टॉपिक पैराफ्रेज करके यूज करना है।
I will take up one example of a problematic essay, which is again one of the most repeated essays under problematic, which says that in today's world, people pay too much attention towards their profession, hence ignoring their personal lives. Do you think this problem exists? And if it does, present some ways to control this issue. क्वेश्चन कहता है कि आजकल लोग अपने जो काम है, प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और एक प्रोफेशनल फील्ड में इंपॉर्टेंस देने की वजह से जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इग्नोर हो रही है। क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? और जब उसने क्वेश्चन में बाद में कह दिया ना कि सजेस्ट सम इश्यूज, तो क्लियर कट है कि ये प्रॉब्लम है ही, तभी वो आपसे सुझाव मांग रहा है उस प्रॉब्लम को कम करने के, कर्व करने के या कंट्रोल करने के लिए। सो हम फर्स्ट सेंटेंस में प्रॉब्लम डिस्कस कर देंगे, जैसे यहाँ पे दैट पीपल स्पेंड टू मच टाइम एट वर्क। अब मैंने क्वेश्चन में प्रोफेशन दिया है, मैंने उसको पैराफ्रेज वर्क पे कर दिया, या वर्क लाइफ, दैट दे रेयरली हैव टाइम फॉर देयर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को फैमिली भी कह सकती हूँ। सो कोशिश करें जहाँ पे इजीली आप लोग टर्म्स को पैराफ्रेज कर पाए वहाँ करो। जिनको वोकैबुलरी में कंफ्यूजन होती है, दे कैन मूव अहेड विद द सेम लैंग्वेज एज इट इज गिवन इन दी एसे स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा लिखना क्या है। उसके बाद सर्टन जो आपका जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो, ये फिक्स्ड आप इसको एज इट इज रिमेंबर कर सकते हो, विच इज अगेन इन इटसेल्फ यूजेस द वोकैबुलरी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो आपके एसे के साथ ही कोरिलेट करती है। उसके बाद आता है आपका बॉडी पैराग्राफ 1। अब बॉडी पैराग्राफ 1 में इंक्लूड करना क्या, इसमें देने हैं हमने रीजंस क्या है, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्यों, क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। सो आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये कहता है कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल सोशल ऑब्लिक एनवायरमेंटल रीजंस ना, ये ईविल है। अब अगर सोशल इविल होगी तो हम सोशल लेंगे, अगर ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गया तो ही हम एनवायरनमेंट यूज करेंगे। अब अभी जो ऐसे की स्टेटमेंट हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो एनवायरनमेंट रिलेटेड नहीं है। सो ये सोशल कॉज है, सोशल इविल है, ये सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सोशल रीजंस लेके चलूंगी। नाउ इट सेज कि सबसे ज्यादा जरूरी वजह क्या है, तो मेरे विचार के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी वजह जो भी मुझे लगती होगी वो इस एसे के पॉइंट 1 पे मैं फिक्स कर दूंगी। उसके बाद कुछ और रीजंस होंगे। रीजंस क्या हो सकते हैं? टफ कंपटीशन है ना, इंक्रीजिंग डिमांड्स, पर्सनल डिमांड्स इतनी ज्यादा लोगों की इंक्रीज हो गई है, एक्सपेक्टेशंस इतनी इंक्रीज हो गई है, राइवलरी कंपटीशन इतना ज्यादा आ चुका है। यही सारे रीजन है कि सब प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं वो सारी वजह डिस्कस कर दूंगी जहां जहां पे भी आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। अब आप देखेंगे उसके आगे आपको फिक्स्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि जिस भी चीज को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाओगे वो ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन कंसिडर होती है। कई बार एग्जाम में आपको क्लियर कट पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल का यूज करो और एग्जाम्पल दे के फिर समझाओ। सो इफ यू हैव अ रेडी एग्जाम्पल इन योर हेड तो आपको वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और ग्रामेटिकल एरर्स होने का कोई सवाल ही नहीं उठता बच्चे, जब आपके पास टेम्पलेट अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी विल गो टू दी बॉडी पैराग्राफ 2। अब इसमें क्या है, तकलीफ तो हमने बता दी कि किन किन वजहों की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, अकर कर रही है। अब हम देंगे इसको कंट्रोल करने के कुछ सुझाव। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स जब मेरे से भी पूछते हैं तो कहते हैं कि मैम हर ऐसे के लिए मेरे से अलग नहीं याद हो सकता, इसलिए मैंने प्रॉब्लमेटिक या मैंने बोथ साइडेड करना ही नहीं है, मैंने ये इजी कंफर्टेबल ही करना है। बच्चे अगर आप इजी कंफर्टेबल याद कर सकते हो तो क्या ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम याद करके हर एक तरह से सोल्यूशन बना सकते हैं। टेकिंग अ वेरी इजी एग्जाम्पल आई वुड से, इसी ऐसे में हर चीज में आप देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है।
किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, आज आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपको किस चीज से अपने आप को कंट्रोल करना है? डिस्टर्बेंसेस से, यानी कि रूल बन गया ना, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई भी तरह की डिस्टर्बेंसेस होगी तो आपका ध्यान भटक जाएगा। सो हम एक इजी सा सोल्यूशन ले सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इजी रूल्स और रेगुलेशंस बना दे तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि रूल मेकिंग बॉडी जब रूल बनाएगी तभी तो फॉलो करने वाले उसको फॉलो करेंगे। अनदर सोल्यूशन कि अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उनको कोई पनिशमेंट, कोई पेनल्टी लगाई जाए, कोई फाइन लगाया जाए। एज वी ऑल नो, ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, और जहां फॉलो करते हैं वहां आउट ऑफ फियर फॉलो करते हैं। फियर किस चीज का है? फाइन्स और पेनल्टीज का। सो पहला हमने कहा कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करे। फिर हम कहते हैं कि जो लोग नियम कानून नहीं मानते हैं, जो पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं, उनको कोई फाइन, किसी तरह की पेनल्टी, किसी तरह की सोशल वर्किंग की पेनल्टी, किसी भी तरीके से उनको पेनलाइज किया जाए। नेक्स्ट हम कहते हैं अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए कि जो भी रूल्स हैं, अब हमने कहा कि लोग टाइम बहुत ज़्यादा ऑफिस में स्पेंड करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट वर्किंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगी और कंपनीज को कंपलसरी कर देगी कि इससे ज़्यादा आवर्स वो काम नहीं करा सकते, तो अपने आप रूल हो गया और रूल फॉलो भी हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइमिंग्स फिक्स कर देगी तो। सो थर्ड पॉइंट क्या बना कि अवेयरनेस क्रिएट करी जाए कि ये रूल है। जब पता होगा कि कोई रूल हमारी हेल्प के लिए बना हुआ है तभी हम उसे फॉलो करेंगे। सो ये क्या है? कुछ फिक्स सॉल्यूशंस हैं। आप हर ऐसे के हिसाब से मोल्ड अगर नहीं भी कर पाते हो बेटे, तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आपके ऑलमोस्ट हर ऐसे में पॉइंट्स हेल्प आउट कर जाएंगे। सुझाव देने के बाद लास्ट पे हम आते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि हमने जो भी बातें कही उसका हमें प्रॉपर कंक्लूजन देना ही पड़ेगा एक अच्छे स्कोर को फेच करने के लिए। कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं कि यस वी एग्री, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो तरीके बताए गए हैं ये इतने का प्रैक्टिकल है, इतने का इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल है कि इनकी मदद से ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो सकती हैं। सो हमने पूरा सम अप कर दिया कि हमने प्रॉब्लम भी बता दी है और हमने सुझाव भी बता दिए हैं जिससे ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम या जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेगी उसको हम कंट्रोल, कर्व या सॉल्व कर सकेंगे। इस एसे के टेम्पलेट की हेल्प से आप अपना प्रॉब्लमेटिक एसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई एम श्योर जो बच्चे एक ही फिक्स्ड टेम्पलेट हर जगह यूज करते हैं दे विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी एंड हेल्पफुल, और थोड़ा सा चेंज करके आप वोकैबुलरी कंटेंट पे और स्कोरिंग इंप्रूव जरूर कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।